Hi students, hope that you are doing well inside your home. As you know that in the previous lecture we have discussed the physical feature of India from the class 9 geography, and in physical features we have discussed the Himalayan mountain as a feature of landmass of India. So today we are going to learn about the northern plains, which is the second division in your textbook. So let us start the northern plains. The northern plain has been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. जिस तरह से हिमालय में सबसे इसकी विशेषता है, इसकी खासियत है कि जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पर्वत पाए जाते हैं जिनके बीच वैलीज़ और धुन पाए जाते हैं, ऐसे ही नॉर्दर्न प्लेन की सबसे बड़ी खासियत है कि इस प्लेन को तीन मेजर रिवर सिस्टम में डिवाइड किया जाता है, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन तीन मेजर रिवर सिस्टम की वजह से बना है, जिसमें दरियाए इंदस, दरियाए गंगा और दरियाए ब्रह्मपुत्रा हैं, और इसके साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी होता है कि किसी दरिया से जो दरिया आगे जाके जिसका पानी डिवाइड हो जाए, तो ट्रिब्यूटरी होती है जिस दरिया में छोटे छोटे नदी नाले जाके इकट्ठे होते हैं, उसको ट्रिब्यूटरी, दैट पे ट्रिब्यूट टू द बिग रिवर, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिब्यूटरी. So the northern plain is formed of alluvial soil, and alluvial soil is the most fertile kind of soil. तो नॉर्दर्न प्लेन की एक और बहुत बड़ी विशेषता खासियत ये भी है कि यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो आलुवियल किस्म की है, जो आलुवियम साइल भी जिसको कहा जाता है. और मैं आपको बता दूं कि जो आलुवियल साइल है, दिस इज़ मोस्ट फर्टाइल फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पज़, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई the mainly in the mainland India, or we can say in the state of UP, in the state of Madhya Pradesh, in the state of Bihar, we have a very rich agricultural sources. So the alluvial soil की हम बात करेंगे तो इसकी द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन वास्ट वेसल लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन. जो नॉर्दर्न प्लेन है ये इसी alluvial soil से बना हुआ है. और ये कैसे बना है, इसकी खासियत ये कि जब हिमालय से होते हुए जो रिवर मेनलैंड इंडिया की तरफ आते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारा डिपोजिशन लाते हैं. वहाँ से छोटे छोटे जैसे सड़े हुए पत्ते, लकड़ियाँ और वो सारी चीज़ें जिससे हमारी ज़मीन में फर्टिलिटी आती है, जहाँ हम कह सकते हैं जिसमें वो तमाम चीज़ें होती हैं जो एक फर्टाइल साइल के लिए ज़रूरी होती हैं. तो वो वहाँ से लाते हुए ये मेनलैंड इंडिया में आके डिपॉजिट होती हैं और इससे हमारा फर्टाइल प्लेन बनता है. नॉर्दर्न प्लेन इज़ मोस्ट फर्टाइल लैंड. इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. तो ये बहुत बड़ा एरिया है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है नॉर्दर्न प्लेन का. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड. और एक चीज़ मैं जहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा कि पिछले लेसन में मैंने जब हिमालयस की क्लासिफिकेशन में किसी एक की मैंने 2400 लेंथ जहाँ था वहाँ मुझे रॉन्गली 400 पड़ा गया है. तो सो यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू मे करेक्ट इट, इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट 400 इट वाज 2400 किलोमीटर. सो कमिंग टू द पॉइंट, द प्लेन being about 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड. तो नॉर्दर्न प्लेन 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर, कहीं पे 240 है, कहीं पे 250, 60, इस तरह से 320 किलोमीटर इसकी हद है. ये इतना ब्रॉड है. इज़ ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न. तो नॉर्दर्न प्लेन में जो पॉपुलेशन है वो बहुत डेंस है, घनी आबादी है. हम ये सोचेंगे इस जगह पे घनी आबादी क्यों है. पहली चीज़ कि ये एक प्लेन एरिया है, दूसरा इसमें दरिया भी बहते हैं, ये जो मेन हमारे रिवर हैं. तीसरा कि जो
इस जहाँ की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, जो बहुत फेवरेबल है एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए, और लोगों की जो फूड नीड्स हैं इस जगह से पूरी होती हैं। ये रीज़न है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग बसते हैं, और हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि आप सबको पता है कि पॉपुलेशन के लिहाज से जो यूपी है वो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो यही रीज़न है। With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India। ये मैंने जो आपको पहले बताया कि जैसा कि इस एरिया में पानी जो है वो एक एडिक्यूट लेवल पे पाया जाता है, जहाँ पे क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है लोगों को रहने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, और जो साइल है सबसे बड़ी बात वो बहुत फर्टाइल है, और जितनी भी प्रोडक्शन होती है मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारी इस एरिया से आती है। इस वजह से ये डेंसली पॉपुलेटेड भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया के मेनलैंड सिस्टम का। तो द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। डिपोजिशनल वर्क का मतलब हुआ जहाँ के जो रिवर नॉर्दर्न प्लेन से ऊपर से नीचे की तरफ बहते हुए आते हैं, तो ये अपने साथ बहुत सारा मलबा लाते हैं, बहुत सारा चीज़ें लाते हैं जो डिपॉजिट हो जाती हैं नीचे प्लेन्स में आके। इन द लोअर कोर्स, अगर दरिया के लोअर कोर्स में हम देखें, ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस। तो जितना हाइट से रिवर आता है तो वो स्पीड में आता है, जैसे जैसे डाउन वर्ड्स आता रहता तो जो कोर्स ऑफ रिवर है वो एक जेंटल स्लोप की तरफ बढ़ता है, और वहाँ पे जो फ्लो ऑफ वाटर है क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और जो अपने साथ उसने पानी ने जो भी डिपोजिशनल मैटर्स जो अपने साथ जैसे सड़े हुए पत्ते वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो फर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं वो सारे लाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जहाँ पे जेंटल स्लोप होने की वजह से जहाँ पे ये सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिब्राइन आइलैंड्स। तो जहाँ पे कि दरिया के बीच में जज़ीरा, दरियानुमा जज़ीरा बन जाता है। बच्चों आपको पता ही होगा कि जो आइलैंड होती है मोस्टली हम आइलैंड्स को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओशंस देखते हैं। जैसे बहुत सारी आइलैंड्स हैं हमारे इसमें अंडमान निकोबार में, जैसे वहाँ आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसको आर्चिपियोलॉजी भी कहा जाता है। लेकिन जो वो आइलैंड है और इस आइलैंड में क्या फ़र्क होगा, जो वो है वो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में पाई जाती है। और इस रिवराइन आइलैंड का क्या मतलब, ये रिवर के बीच में पाई जाती है। व्हाट इट मीन्स, द रिवराइन आइलैंड्स आर फाउंड इन ओनली इन द रिवर। तो जो मजोली है, मजोली आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर हम कहें कि जो रिवर के ऊपर आइलैंड है वो है मजोली, वो दरिया रिवर के ऊपर है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है जिस पे लोग रहते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, विच विल आल्सो हेल्प यू इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स like competitive exams. So the river in the lower course spilt into numerous channels due to the depositional of silt। जैसे ही ऊंचाई से पानी दरिया नीचे की तरफ बहते हैं और नीचे आके जो एक जेंटल स्लोप बनती है दरिया को, जो दरिया की जो एक रफ्तार है, वेलोसिटी है, वो कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, और धीरे धीरे करके इसके साथ जो कूड़ा करकट सिल्ट रेत वेत जो भी आती है वो साइड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से एक दरिया के बीच में पानी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। आप अगर आपने आसपास में जैसे आपके दरिया है इसमें भी देखेंगे, तो जब हम चिनका वाले एरिया में जाते हैं, इस वाले एरिया में, तो जो जहाँ से एक ही सामने दरिया जाता है, ये जिसको हम हंस कहते हैं, वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और आगे अनाज के सामने इस वाले एरिया में क्या हो जाता है कि ये पूरा जहाँ पे फैल जाता है पानी, और पानी अलग अलग चैनल्स में जाने लगता है, और रेत कहीं पे डिपॉजिट हो जाती है। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर्स। जब एक दरिया एक ही रफ्तार से एक ही जगह से जा रहा हो और आगे प्लेन्स एरिया में जाके अपने कोर्स, वही दरिया अलग अलग कोर्सेस में बढ़ जाए,
तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट होता बांटना, और डिस्ट्रीब्यूट लफ्ज़ से बना है डिस्ट्रीब्यूटरी। और हमने पहले पढ़ा था ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र गंगा इंदस। ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जो अलग अलग नदी नाले मिलके एक बड़े दरिया में जाके मिलते हैं, सभी इकट्ठे होके तब जाके वो क्या बनता है, दरिया बनता है। तो दरिया के मिलने में जो पानी योगदान देता है उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ट्रिब्यूट पे करना जैसे। इसी तरह से जब एक दरिया छोटे छोटे नदी नालों में, जहाँ छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो हम इसी रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। द नार्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। हम नार्दर्न प्लेन्स को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ किया गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नार्दर्न प्लेन इज़ रेफर टू एज पंजाब प्लेन्स। डायरेक्शन के लिहाज से जो वेस्टर्न साइड है नार्दर्न प्लेन्स की, वेस्टर्न साइड आप मान लीजिए कि जो कश्मीर वाली साइड है, पंजाब, वेस्ट पंजाब वाली साइड है, जो पाकिस्तान पंजाब की तरफ बहता है, वो वाली साइड को हम नार्दर्न प्लेन्स कहते हैं। इज़ रेफर्ड एज पंजाब प्लेन्स भी कहते हैं, या वेस्टर्न प्लेन्स भी हम कह सकते हैं। फाउंड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और जो पंजाब प्लेन्स हैं ये किससे बने हैं, इंदस और इसकी ट्रिब्यूटरी से, दरिया इंदस, जो कि नामचा बड़वा पास से निकलता है और कश्मीर से इंटर करते हुए वहाँ से ही थोड़ा से, आई थिंक अगर परहैप्स 72 किलोमीटर ही जहाँ हमारे बहता है, और फिर वो पाकिस्तान में इंटर कर जाता है पीओके से। तो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेन लाइज इन द पाकिस्तान। तो दरिया इंदस का जो बेशतर हिस्सा है वो पाकिस्तान में ही पाया जाता है। द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जिससे इंदस और इसकी ट्रिब्यूटरियाँ, दरिया इंदस को दरिया सिंध भी कहा जाता है। तो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज उसकी झीलम है, जो जिसके ऊपर डल लेक भी है। चिनाब है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट से जिसकी ट्रिब्यूटरी भी निकलती है, और ये चिनाब जो हमारे हिमाचल प्रदेश से आता हुआ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ पाडर से होता हुआ और उधमपुर वगैरह में टच करता है, अखनूर वगैरह में। तो ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। चिनाब भी दरिया किसकी, दरिया इंदस की ट्रिब्यूटरी है। रावी, व्यास, सतलुज, ये सारे हिमालयन रिवर में ओरिजिनेट होते हैं, सॉरी हिमालय में ओरिजिनेट होते हैं। आप ये इन सारे मैक्सिमम आप वी कैन से दैट द मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन द हिमालयन माउंटेन्स। खासकर आप जैसे दरिया चिनाब बारालाचा पास से निकलता है, तिब्बत के इर्द गिर्द से ये दरिया निकलते हैं उसी एरिया से। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। और ये जो हमने दरिया पढ़े, इनमें दोआब, इनकी एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये इनमें दोआब पाए जाते हैं। दोआब क्या है, दोआब एक एक्चुअली ये 2 लफ्ज़ों से बना है, उर्दू के लफ्ज़ हैं, अरबिक लफ्ज़ है एक्चुअली ये। दो और आब, दो मीन्स टू, आब मीन्स वाटर, टू वाटर। व्हेन टू वाटर्स get together and forms a single water source is called doab. Doab is made up of 2 words meaning two. Do means two, ab means water. Similarly, Punjab is also made up of 2 words. Panch means meaning 5 and ab means पानी। 5 आब, 5 दरियाओं से मिलके बना है पंजाब, और जहाँ 2 दरिया मिलते हैं उनको दोआब कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने रिवर सिस्टम पढ़ा, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, तो इनमें दोआब की बड़ी खासियत है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। अब जो दरिया गंगा की वजह से जो नार्दर्न प्लेन बनते हैं, तो वो दरिया घाघर और दरिया तिस्ता के बीच में पाए जाते हैं। इट इज़ स्प्रेड ओवर ए स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के स्टेट में ये खास कर पाए जाते हैं, जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, और थोड़ा वो झारखंड में, एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। अगर हम ईस्ट वाली साइड देखें तो इसमें जैसे ब्रह्मपुत्र वहाँ बहता है ईस्ट में, और गंगा भी बंगाल में जाती है, जैसे कोसी द सारो ऑफ बंगाल। इस तरह से ये सारे दरिया हैं। असम, पार्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, और ब्रह्मपुत्र की वजह से जो प्लेन बने वो स्टेट असम में पाए जाते हैं। द नार्दर्न प्लेन्स आर
जनरली, हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता, यू माइट बी थिंकिंग दैट ब्रह्मपुत्रा इंटर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड फ्रॉम नामचा बड़वा पास. Then what is the reason that in Nagaland there are no plains? Actually, Nagaland is a hilly state and there are the flow of water is very fast. Being a hilly terrain, there are no plains. So when the river Brahmaputra enters the plains of Bengal and Assam, it creates plains in Assam and partly in Bengal as well. The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. आमतौर पे कि ये माना जाना जाता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये फ्लैट लैंड हैं और इनमें वेरिएशन नहीं है, मतलब ये सब एक जैसे हैं, सेम हैं, पर ये सही नहीं है. These vast plains also have diverse relief feature. इनके अपने अपने relief feature in terms of जहाँ पे temperature variations कैसी रहती हैं, climate variations कैसी रहती हैं. तो आप जानते हैं temperature, climate, agricultural activities के लिए, लोगों के पूरे रहन सहन के लिए, living standard के लिए बहुत मायने रखता है या बहुत प्रभावशाली होता है. According to the variations in the relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. अगर हम वेरिएशंस के लिहाज से, वेरिएशंस के एंगल से देखें तो हम नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन नेरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक्स. अब जो रिवर्स माउंटेन से, हिमालय से होते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो वो अपने साथ कंकर लाते हैं, पत्थर लाते हैं, जिसको हम कंकर छोटे छोटे वो लाते हैं. और फिर ये दरिया 8 से 16 किलोमीटर की विड्थ से बहते हैं, मतलब इतनी चौड़ाई में बहते हैं. इनका कोर्स ऑफ जो फ्लो है वो 8 से 16 किलोमीटर होता है. और इस जब शिवालिक्स तक पहुँचते, यू कैन रिमाइंड दैट शिवालिक्स इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हिमालय. तो जब ये शिवालिक तक पहुंचते हैं, इट इज़ नोन एज भाबर. ऐसे दरिया जो अपने साथ कंकर लाते हों, इनको क्या कहा जाता है? भाबर. ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन दिस भाबर बेल्ट. जो भाबर एक एरिया जिसको कहा गया है, भाबर एरिया में ये दरिया आके सारे गायब हो जाते हैं. साउथ ऑफ दिस बेल्ट, और भाबर बेल्ट की अगर हम साउथ में बात करें, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री अमर्ज एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन्स नोन एज तराई. लेकिन यही दरिया जब साउथ की बेल्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये दोबारा से सामने आ जाते हैं, रीअमर्ज हो जाते हैं. और जहाँ से ये मतलब गायब होते हैं, डिसअपेयर होते हैं, वो भाबर बेल्ट कही जाती है. डिसअपेयर इन द सेंस कि इनका जो फ्लो है इतना वाइड नहीं होता है. लेकिन ये जब साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे इन दरियाओं की वजह से एक वेट एरिया रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों वाला रीजन होता है, मतलब वेजिटेशन, ग्रीन वेजिटेशन वहाँ पे हो जाती है. और उस रीजन को तराई कहा जाता है, तराई रीजन कहा जाता है. दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. और तराई रीजन की एक और इम्पॉर्टेंस आपने याद रखनी है. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ तराई रीजन? इन तराई रीजन देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ, वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ यू कैन से. जहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत पाई जाती है. रीज़न क्या है? जहाँ पे रीज़न ये है कि जहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो बहुत घना पाया जाता है, जंगल बहुत घने पाए जाते हैं. द फॉरेस्ट हैव बीन cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. अब ये तराई रीजन की एक और, जब 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद जो वहाँ से लोग आए थे, जहाँ पे उन लोगों को सेटल करने के लिए जहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे जंगल कटवा के सेटल करवाए हैं. तो ये बहुत so the largest part of northern plain is formed of older alluvium. It lies above the floodplains of rivers and present a terrace-like feature. तो नॉर्दर्न प्लेन का जो ज़्यादा से ज़्यादातर हिस्सा है वो ओल्डर आलुवियम से बना है, मतलब पुरानी आलुवियम साइल से बना है. और इसकी ये खासियत भी है कि इट इज़ लाइज अबव द फ्लड
प्लेन्स ऑफ द रिवर्स। जो सीजनली फ्लड्स आते हैं वो फ्लड प्लेन्स एरिया से ऊंचा है, थोड़ा फ्लैट टाइप का है। एंड इसका क्या है, प्रेजेंट है टेरेस लाइक फीचर्स। अब टेरेस लाइक फीचर्स क्या होते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप्स हों। जैसे आप किसी प्लेन एरिया में चले जाओ तो वहाँ जो एक फील्ड होगा वो दूसरे फील्ड से लिटिल 2-4 फीट की ऊंचाई में होगा। तो इस टेरेस लाइक फीचर है इसके नॉर्दर्न प्लेन के इस एरिया के। सो द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलिकेरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर। तो इस एरिया की जो सॉइल है उसमें क्या है, इसका एक और फीचर ये है कि वो कैलिकेरियस डिपॉजिट करती है, मतलब कंकर, जिसको लोकल ज़बान में कंकर छोटे छोटे अपने साथ जो तेज़ फ्लो ऑफ आता है पानी का, उसके साथ कंकर भी आ जाते हैं। तो द न्यूर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खद्दड़। जो नई मिट्टी आती है दरियाओं के साथ बहती हुई, हिमालय से नीचे, पहाड़ों से नीचे होती है, और जो नई अलुवियम साइल आती है उसको खद्दड़ कहा जाता है। तो भांगड़ जहाँ पे कंकर वगैरह आते हैं, और ओल्डर अलुवियम साइल को भांगड़ कहते हैं, और जो न्यूर अलुवियल साइल है उसको खद्दड़ कहते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड आल्सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंस एग्रीकल्चर। तो वो ये हर साल नई आती हैं और बड़ी फर्टाइल होती हैं और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी है। तो अब हम शुरू करते हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्या होती है, फ्लैट लैंड, टेबल लैंड, जो नॉर्मल जो एक लेवल से थोड़ी सी ऊंची हो। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुला होता है द लैंड मास विच इज सराउंडेड बाई 3 साइड्स, विच इज सराउंडेड बाई रिवर फ्रॉम द 3 साइड्स, जिसको 3 साइड से रिवर ने क्या हो, घेर के रखा हो। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मिलेगी ही, पेनिनसुला इज अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स, जिसके तीनों साइड से समुद्र ने जिसको घेरा हो। ये पेनिनसुला मैंने आपको, ये जैसे दक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन पेनिनसुला। तो इस वेस्टर्न घाट की तरफ देखो तो जहाँ पे अरबियन सी है, नीचे ये नर्मदा और कृष्णा और गोदावरी वगैरह से बना हुआ, इस तरफ से ये सारा इधर तक, ये डेक्कन प्लेट्यू की जो लाइन, ये वाली काली लाइन दिख रही है। इसके अलावा ये ईस्टर्न साइड में भी ये जो थोड़ा लाइट ऑरेंज कलर है, ये भी इसी प्लेन का हिस्सा है, नॉर्दर्न प्लेन का ही ये भी हिस्सा है। ये ऊपर जैसे नॉर्दर्न प्लेन ऊपर ग्रीन कलर में, ये भी नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है। एक दक्कन प्लेट्यू जो लग है इसमें दिखाया गया है, ये भी नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है। और ये जो नीचे है, ये प्लेट्यूज जो हैं वो ऊपर प्लेन से, ये थोड़े प्लेट्यूज हैं जो थोड़े से क्या हम कह सकते हैं कि नॉर्मल लैंड से जिनकी ऊंचाई ऊंची होती है, और ये प्लेन से ये थोड़े इलाके से होते हैं। हालांकि इनकी जो फीचर होते हैं वो प्लेन टाइप के होते हैं, लेकिन ये इसको तीनों साइड से समुद्र ने घेरा होता है, इसकी ये खासियत भी है। तो इसलिए इनको पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला इज अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। तो ये हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो ये लिखा भी है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, पुरानी किस्म की इसमें क्रिस्टलाइन चट्टानें हैं, चमकीली चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, क्रिस्टलाइन, इन तीनों से बना है। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का एक कंसेप्ट है जो आप आगे भी पढ़ोगे। ये एक थ्योरी है कि हमारी जो पूरी अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई है, कि ये एक पूरी अर्थ वाज ए सिंगल लैंड, ये पूरी जो ज़मीन है जैसे 7 कॉन्टिनेंट से ये सिंगल होता था, और ये बाद में एक अंडर अर्थ एक्टिविटी की वजह से, जहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अर्थ की वजह से ये अर्थ क्या होगी, टूट गई, और गोंडवाना जो लैंड का हिस्सा है, जैसे जिसमें यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और एशिया ये अलग अलग हो गए, उसी का पेनिनसुलर प्लेट्यू और गोंडवाना का हिस्सा बन गया। और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये क्या है, एक ओल्डेस्ट लैंड मास है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शेलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। इस प्लेट्यू की ये खासियत है कि ये ज़्यादा गहरा नहीं है, ऊपरी सतह का है, इसमें वैलीज भी पाई जाती हैं, वादियाँ भी, और
के साइड में हिल्स है। द प्लेट्यू कंसिस्ट्स ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की दो खास डिविजन्स हैं, जिसमें सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। एक कुछ क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स हैं और कुछ डेक्कन प्लेट्यू, दो इसकी डिविजन्स की गई हैं। ये सेंट्रल हाईलैंड्स, ये दक्कन प्लेट्यू है। इसके ऊपर ये जो अरावली, विंध्याचल, ये वाला एरिया जो है ये सेंट्रल हाईलैंड्स का एरिया है। तो हाँ, तो इसके दो डिवीज़न क्या थे, एक थे सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अगर आप विंध्यान रेंज की बात करें तो ये इसको किसके घेरा है, सतपुरा रेंज ने साउथ की तरफ से और अरावली ने नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। ये आप इधर देखिए, इस जगह पे देखिए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से अरावली है, साउथ की तरफ से सतपुरा रेंज है और सेंटर में क्या है, विंध्यास रेंज है, जो एग्जैक्टली डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। तो द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डिजर्ट ऑफ राजस्थान। जब हम वेस्टवर्ड की तरफ चलें तो धीरे धीरे करके वहाँ पे रॉक्स और रेतली डेजर्ट पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान, रन ऑफ कच्छ गुजरात, और राजस्थान का है ग्रेट डेजर्ट्स, इतने बड़े बड़े डेजर्ट इस नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं। ये भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक हिस्सा है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेन्ड दिस रीजन। तो जहाँ पे जो रिवर्स का फ्लो है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इज फॉर्म्ड साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये बनते हैं। ये मेन रिवर्स कौन है इस एरिया के, आपने पेनिनसुलर प्लेट्यू के रिवर्स को याद रखना है, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट हैं, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। क्योंकि साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली स्लोप ऊपर की तरफ है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। और जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वेस्ट की तरफ क्या है, वाइडर है, चौड़े हैं, और जब ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो वो थोड़े नैरो होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये देखो वेस्ट की तरफ क्या है, ये चौड़ाई है, और जब ईस्ट की तरफ आते हैं तो ये नैरो हो जाते हैं। ये देखो, ये लाइट ऑरेंज, तो ये क्या है, नैरो हो जाते हैं। सो द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड प्लेट्यू भी इसको कहते हैं। ईस्टवर्ड जो नैरो थोड़े तंग होने लगते हैं ये प्लेट्यूस का ये जो हिस्सा होना, तो उसको बुंदेलखंड भी कहते हैं या बघेलखंड भी, बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। द छोटा नागौर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक और एक्सटेंशन देखें नॉर्थवर्ड, तो जहाँ आके हमें क्या मिलता है, ये छोटा नागपुर, इसकी नॉर्थ वर्ड की लास्ट कोना आके छोटा नागपुर प्लेट्यू तक पहुँचते हैं। ये देखिए, ये जो लाइनें हैं, ये वाली लाइन, ये वाली, इस कलर की जो भी लाइनें हैं, ये डिमार्क कर रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू को। जहाँ रावली से लेकर, विंध्या से लेकर, वेस्टर्न घाट से लेकर, जहाँ से ईस्टर्न घाट से लेकर छोटा नागपुर प्लेट्यू तक, ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की क्या है, एक्सटेंशन है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू की एक्सटेंशन, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक इसकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। द डेक्कन प्लेट्यू इज ट्राइंगुलर लैंड मास, ट्राइंगल की तरह लैंड मास है डेक्कन प्लेट्यू, आपने बहुत बार देख लिया। दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के साउथ में पाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू। द सतपुरा रेंजेस फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द, सतपुरा रेंज के इसके साउथ की तरफ इसकी हम कह सकते हैं कि शाखें मिलती हैं। वाइल द महादेव, कायमूर हिल्स एंड द माइकाड रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। कायमूर हिल्स, माइकाड रेंज ईस्टवर्ड में
मतलब ईस्ट जिस तरफ नागपुर प्लेट्यू है इस तरफ इसकी इन हिल्स की एक्सटेंशन पाई जाती है। अब आपने क्या करना है, आपका काम रहेगा लोकेट दिस हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। जो आपके पास फिजिकल मैप है जहाँ इंडिया का है, आपके एटलस में है, ऐसे है, उसमें आपने देखना है ये हिल्स कहाँ कहाँ पे हैं, कैमूर हिल्स कहाँ है, मैकाल हिल्स कहाँ पे। द डक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। जो डेक्कन प्लेट्यू है वेस्ट की तरफ क्या है, ऊंचाई है, और फिर स्लोप ईस्ट, जैसे ही ईस्टवर्ड्स चलता है तो ये क्या हो जाता है, देखो डेक्कन की तरफ क्या है, ये हाइट में है, और इस तरफ जब आता है तो ये स्लोप में आ जाता है, स्लोप शेप की ये फॉर्म ले लेता है। सो an extension of the plateau is also visible in the north east। यही दक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू का हम नॉर्थ ईस्ट में भी महसूस कर सकते हैं, जिसको वहाँ पे मेघालय, कार्बी अंगोलांग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चाचर हिल्स वगैरह से जाना जाता है। इट इज़ सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ये वहाँ पे कुछ इनलैंड फॉल्ट डेवलप होता है और वहाँ से वो अलग होता है। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस, और इस ईस्टर्न वार्ड में 3 बहुत मशहूर रेंजेस हैं। जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू से की तरफ कौन से 3 हैं, वो हैं गेरो हिल्स, खासी हिल्स और जनता हिल्स, जहाँ की मेन है। अब बात करते हैं द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स की। मैं आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दिखा देता हूँ। ये आपकी वेस्टर्न घाट्स है, ये आपकी ईस्टर्न घाट्स हैं। या इन साइड द मैप आप देखना चाहते हैं तो ये जो लाइन्स हैं ये दिखा रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ये वेस्टर्न घाट्स की हैं, और ये वाली ईस्टर्न घाट। देखो जहाँ ईस्टर्न घाट तमिलनाडु के सामने से, नीलगिरी के सामने से लेकर छोटा नागपुर प्लेट्यू तक इसकी एक्सटेंशन है। वेस्टर्न घाट कहाँ, केरल के सामने से लेकर गुजरात के नीचे तक इसकी एक्सटेंशन है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की। तो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम कोने देखें डेक्कन प्लेट्यू के तो वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट हैं और ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट हैं। यही इसको डिमार्क करती हैं, वहाँ से अलग करती हैं। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। और ये क्या है, ये कंटिन्यूस रेंजेस हैं, इनको हम पासेस के थ्रू ही क्रॉस कर सकते हैं, हर जगह से क्रॉस करना मुमकिन नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जैसे थल, भोर और पल घाट्स, ये थल घाट भी है, भोर घाट भी, पल घाट भी है, इंडिया के फिजिकल मैप में आपने देखना है। वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। अगर हम ईस्टर्न घाट के मुकाबले में वेस्टर्न घाट को देखें तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से ऊंचाई की हैं। Their average elevation is 900 to 1600 meter is against 600 meters of the Eastern Ghats। उनकी जो एवरेज एलिवेशन है वो हाइट है 900 से 1600 मीटर की हाइट की है, और अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो वो 600 मीटर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 600 मीटर हाइट की है ईस्टर्न घाट्स। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महादेव वैली टू द नीलगिरीज। अब ईस्टर्न घाट क्या है, महादेव वैली से नीलगिरी, जो कि इन्होंने निग्रिस लिख दिया है लेकिन जो नीलगिरीस है, ये लफ्ज़ एक्चुअली नीलगिरीस है। तो ये कहाँ नीलगिरीस, दिस इज़ ए वर्ड नीलगिरीस है, नॉट निग्रिस। तो ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक जाती है, महादेव वैली से लेकर नीलगिरी हिल्स साउथ तक इनकी एक्सटेंशन है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न घाट क्या हैं, दे आर नॉट कंटिन्यूस लाइक द वेस्टर्न घाट्स, दे आर डिसकंटिन्यूस, कहीं पे डिसअपेयर हो जाती हैं, कहीं पे अपेयर हो जाती हैं, और उनकी शेप भी रेगुलर नहीं है, इरेगुलर, कहीं पे ऊंची हैं कहीं पे नीची हैं, और जो रिवर्स से क्या है, डाइसेक्टेड हैं, जुड़ी हुई नहीं हैं, अलग अलग हैं। और फिर कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल तक इसका एक्सटेंशन है। अगर आप ईस्टर्न घाट का देखें तो वेस्टर्न घाट्स काज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन वेयरिंग मोइस्ट विंड्स टू राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ घाट्स। अब जो वेस्टर्न घाट क्या हैं, वो ओरोग्राफिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब
ओरोग्राफिक रेन क्या होती है? ओरोग्राफिक रेन होती है जो विंड्स के साथ, हवाओं के साथ बारिश, हवाओं की वजह से बारिश आती है और वो हवाएं जाके जब पहाड़ों से टकराती हैं और जिस जगह पहाड़ होते हैं फिर उसी एरिया में बारिश होती है, और जो दूसरा एरिया रह जाता है वो रेन शेडो एरिया रह जाता है, या उसमें स्केंटी बारिश होती है, मतलब पतली पतली कहीं बूंदें पड़ती हैं। तो वेस्टर्न घाट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओरोग्राफिक रेन के लिए। वहाँ पे हवाओं के साथ बारिश आती है और पहाड़ों से टकरा के, वेस्टर्न घाट से टकरा के उस एरिया में, वेस्टर्न घाट के एरिया में क्या होती है? बारिशें होती हैं। और फिर जो नमी वाली हवाएं, मॉइस्ट विंड्स चलती हैं, और फिर जहाँ पे मौसम में तब्दीली भी आती है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। अब लोकल वहाँ के जो वहाँ के लोकल नेम्स हैं वेस्टर्न घाट्स के, वो अलग अलग हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए, नॉर्थ से साउथ की तरफ आए, तो इसकी हाइट क्या है? बढ़ती है। द हाइएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुड़ी। आपने देखना है कि वेस्टर्न घाट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है, कम्पिटिटिव्स में भी, कि ये वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है अनीमुड़ी, जिसकी हाइट क्या है? 2695 मीटर्स। एंड द डोडाबेटा, और डोडाबेटा की हाइट क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक है ये वेस्टर्न घाट की, 2637 मीटर्स, इसकी ये भी हाइट है। महेंद्रगिरी की हाइट है 1501 मीटर्स, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। शैब्राई हिल्स एंड द जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ये दो हिल्स के हमने नाम पढ़े, क्या नाम थे? ये थे, एक है महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, शेब्रॉय हिल्स एंड द जाबड़ाई हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द। ये दो इनके बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपने याद रखने, शेब्रॉय हिल्स एंड जवाड़ी हिल्स, ये साउथ ईस्ट में पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट के। आपने क्या करना है? लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उडगामंडलम। ये जगह है जिसको ऊटी के नाम से जाना जाता है, उडगामंडलम, ये तमिलनाडु स्टेट में है, मैं आपको बता देता हूँ। और कोडाई कानाल, ये इसका आपको लोकेट करना पड़ेगा कि ये कौन से स्टेट में है, आपने मैप एटलस बुक की मदद से। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक साइल एरिया। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की एक और विशेषता ये भी है कि वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको डेसियन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? डेसियन ट्रैप। ये डेसियन ट्रैप के नाम से इसको जाना जाता है। और दिस इज़ द वॉल्केनिक ओरिजिन, हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसकी जो रॉक्स हैं वो इग्नियस हैं। और इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं? आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक, जब जैसे मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, तो उसमें से जो इग्नियस रॉक होती है, इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन हमेशा वॉल्केनिक एरप्शन से होती है। जब आतिशफ़शां पहाड़ों, इनको आतिशफ़शां पहाड़ भी कहते हैं, मतलब वॉल्केनिक एरप्शन से जो मगमा निकलता है वो ठंडा होके उसकी रॉक बनी है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव denuded over time and are responsible for the formation of black soil। एक्चुअली यही जो इग्नियस रॉक हैं वक्त के गुजरने के साथ टूट फूट के इसी की वजह से काली मिट्टी भी बनी है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न घाट, और जो अरावली हिल हैं जो वो वेस्टर्न घाट पे पाई जाती हैं, एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि अरावली हिल्स, आप ध्यान से देखोगे तो ये देख लो, ये अरावली, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ये अरावली हिल्स हैं। ये जहाँ पे ये अरावली हिल्स, ये अरावली रेंज है जो, तो ये जहाँ पे ऑन द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू पे पाई जाती हैं अरावली हिल्स। दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स। एरोडन मतलब जिनको एरोजन बढ़ी हुई है, जो टूटी फूटी बहुत हैं धूप टेम्परेचर की वजह से, एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, इसलिए ये ब्रोकन हिल्स पाई जाती हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली एज साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सेक्शन, जिससे ये गुजरात से दिल्ली तक पाई जाती हैं। फिलहाल हम इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे।
तो आप इस लेक्चर को दूसरे लेक्चर के साथ अटैच करके देखें जो 20 मिनट और 40 सेकंड का है, उसी का ये एक पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर, stay inside but not away from your books, continue your studies and hope for the best. A good time will come when we will meet in the school. Have a nice day.